हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा 101 क्वेश्चन हो गया था। एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। 101 क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है? तो वो है आपकी प्राकृतिक भाषा है, अशोक के शिलालेख पे प्रयुक्त की गई है। अगला क्वेश्चन 102 का, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? जनरली बाएं से दाएं हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो वो कौन सी लिपि है दोस्तों? तो वो है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो है दोस्तों, वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला देखते हैं, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक का जो धम्म है उसका मूल संदेश क्या है? तो वो दोस्तों मूल संदेश आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लेते हैं क्या है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। इसमें बोला गया है अशोक के धम्म, इसमें पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। राजा के प्रति वफादार, राजा के प्रति वफादार। दूसरा है शांत एवं अहिंसा और बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। उपासीनवे दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। उपासीनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचये माधवे दाधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। देख लीजिए, एक बार अंडरलाइन कर देते हैं। इसमें बोला गया है पाप करना, कम पाप करना। देखिए यहाँ से ले लीजिएगा, कम पाप करना, कम पाप करना। उसके बाद है कल्याण करना। उसके बाद है दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। अब ये सारी चीज़ें अब देख लीजिए इसमें से क्या है कि इसमें से जो दिया गया है बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं कि इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश से शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, अतः उत्तर सही ई होगा। अब देखिए इसमें सारे एलिमेंट्स आ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? सारे के सारे एलिमेंट्स जो है आपके इसमें इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो कौन सा स्तंभ है जिसमें स्वयं जो है स्वयं को सम्राट बताए हैं अशोक? तो वो कौन सा स्तंभ है दोस्तों? तो वो है भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, प्रियदसी लाजा मागधम संघम अभिवादेतुनम आहा अपाबा धनम च, यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अशोक अपने शिलालेख में किस नाम से जाने जाते हैं सामान्यतया? तो वो जाने जाते हैं दोस्तों प्रियदर्शी नाम से। प्रियदर्शी करके इनको इंडिकेट किया गया है, इसी नाम से जाने जाते हैं अशोक। अगला है, अशोक के अभिलेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये एक ब्रिटेन के वो थे, प्रिंस थे, जेम्स प्रिंसेस। क्या नाम है इनका? जेम्स प्रिंसेस। यही अशोक के स्तंभ को पहली बार पढ़े थे, जो उस पर लिपि लिखी गई थी। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यानी जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र नामक एक बुक है, उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो है दोस्तों राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य की राजनीतिक नीतियाँ जो होती हैं वो अर्थशास्त्र में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? सेम क्वेश्चन उसी टाइप का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन आपको ऊपर बताए हैं, यहाँ देख लेते हैं। कौटिल्य यानी जिनका नाम चाणक्य है उनका नाम कौटिल्य भी है। ठीक है, कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन
के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। देखिए इसमें दे दिया। और शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है, यानी पॉलिटिक्स से है उसका उनका पुस्तक, जिसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेशी नीति व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, ये देखिए सारी चीज़ें एलिमेंट्स जो है उसमें इंक्लूडेड है। मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। और अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रकाश एवं कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। समझ में आया दोस्तों? आर्थिक संबंध, शासन एवं सिद्धांत और अभ्यास, ठीक है। विदेशी नीति, अब इसमें तो सभी चीज़ें आ गई, विदेशी नीति भी आ गई दोस्तों, ठीक है। धन संचय भी आ सकता है इसमें, शासन के सिद्धांत और अभ्यास ये भी आ सकता है, आर्थिक संबंध भी आ सकता है इसमें, राजनीति में, तो हो जाएगा मोर देन वन। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कांचीपुरम में कौन सा मंदिर जो है स्थित है, तो वो है दोस्तों एकम्रेश्वर मंदिर, ठीक है दोस्तों। किसको समर्पित है? एकम्रेश्वरार मंदिर है, ठीक है। और ये समर्पित किसको है? तो ये समर्पित किया गया है महादेव को। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया गया है। ये मंदिर किसका है? महादेव का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? किस राज्य में है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका नामक जो है स्थल स्थित है, भीमबेटका। अगला है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने दोस्तों 7 श्रेणियों में विभाजित किया। किसको? भारत को, भारतीय समाज को, मतलब भारतीय समाज को, ठीक है, 7 श्रेणियों में विभाजित किया। तो देख लेते हैं एक बार श्रेणियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए, दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालन यानी दार्शनिक फिलॉसफर हो गए, कृषक फार्मर हो गए, पशुपालन जो फार्मिंग करते हैं, कारीगर जो होते हैं, योद्धा जो क्षत्रिय कहे जाते हैं, निरीक्षक, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर, उसके बाद है सभासद, पॉलिटिक्स वगैरह से जो जुड़े होते हैं। तो ये है मेगास्थनीज के बुक का सामाजिक विवरण। अगला है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो वो किस में किया गया है दोस्तों? देख लेते हैं एक बार। तो वो किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं कि 7 भागों में इसको जो है वर्णित किया गया है, जिसमें कि मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित विशेष रूप में उल्लेख किया गया है, विशेष रूप में उल्लेख किया गया है 7 वर्गों में। अगला है, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान युग्म कीजिए। अब ये बोला गया है आपको कि इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के, यानी प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक रचनाओं का सही मिलान करना, यानी पुस्तक और राजा का मिलान करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, सीधा इधर देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो है राजा दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद जो है उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक बोला गया है, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें है मत्ता विलास प्रहसन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है। महेंद्र वर्मन के द्वारा क्या लिखा गया है? मत्ता विलास प्रहसन। प्रहसन अगर पूछ दे, इतना भी याद कर लीजिए आप कि प्रहसन अगर पूछ देगा तो आप क्या लगाएंगे? महेंद्र वर्मन को लगाएंगे। अमुत्य माल्यद, अमुत्य किसके द्वारा लिखा गया है? अमुत्य, तो ये लिखा गया है कृष्णदेव राय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं, समरांगगढ़ सूत्र धार, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। मानसोल्लाज, ये किसके द्वारा? सोमेश्वर थर्ड के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा मत्ता विलास प्रहसन, कृष्णदेव राय के द्वारा अमुत्य माल्यद
उसके बाद राजा भोज द्वारा समरांगगढ़ सूत्रधार, उसके बाद माल सोल्लास के द्वारा राम मान सोल्लास जो लिखा गया है वो सोमेश्वर थर्ड के द्वारा लिखा गया है। अगला देख लेते हैं। अगला है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रसियन सी किसने लिखी थी। अब ये पुस्तक बताइए किसने लिखी थी, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो लिखी गई थी यह एक अनजान या फिर अनाम नाविक के द्वारा लिखी गई थी। एक बार बॉक्स देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रयन सी एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस है, एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। यानी ये व्यापारिक पुस्तक है, यह एक नेविगेशन और व्यापारिक अवसरों का वर्णन करता है। बंदरगाह से ये व्यापारिक चीज़ों के बारे में बताता है। लगभग 60 ईसा में एलेक्जेंड्रिया के, कौन सा जगह है, एलेक्जेंड्रिया के एक अनाम यानी एनानिमस नाविक ने लिखा, यानी एक एनानिमस नाविक ने ये लिखा था पुस्तक। इसने भारत से आयात और निर्यात की योजना वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। यानी भारत से आयात निर्यात के बारे में भी इस पुस्तक में लिखा गया है। अगला है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो कौन सा है। तो वो है दोस्तों इंडिका। इंडिका में जो है क्या बताया गया है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है उपलब्ध है। कहाँ का? पाटलिपुत्र का। ठीक है, किसमें है? इंडिका में है। इंडिका में क्या बताया गया है दोस्तों, पाटलिपुत्र का जो भी प्रशासन है उसका वर्णन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो वो बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बनाए थे, क्या बनाए थे दोस्तों, पाटलिपुत्र को अपना सर्वप्रथम राजधानी बनाए थे। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। व्यापक स्तर पर किया था, तो कौन किया था दोस्तों, तो वो किए थे विम कडफिसेस। कौन किए थे? विम कडफिसेस किए थे, व्यापक स्तर पर किए थे स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन। अगला है कला की गंधार शैली निम्न किस समय में जो है फली फूली। गंधार की शैली किस समय पर ज़्यादा फली फूली है, यही पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों कुषाण के समय जो गंधार की शैली है बहुत ज़्यादा फली फूली थी, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। अगला है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। तो कौन किए थे चतुर्थ बौद्ध संगति, कहाँ पे किए थे? कश्मीर में। तो वो किए थे कनिष्क किए थे। कनिष्क कहाँ पे किए थे दोस्तों? कश्मीर में किए थे बौद्ध संगति। कौन से नंबर की? चौथी नंबर की। 4 संगति हुई, चौथे नंबर का कनिष्क किए। अगला है अघोत कहाँ का राजा था। तो अघोत जो राजा था दोस्तों वो अवंती का था। कहाँ का था? अवंती का राजा था। कौन था? अघोत था। अगला है हुलो राजा तोरमाड़ किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था। कौन, किसके बारे में बात किया जा रहा है? हुड़ राजा तोरमाड़ किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था। तो वो किए गए थे दोस्तों प्रकाश वर्मन द्वारा। प्रकाश वर्मन जो है दोस्तों यही हुड़ों के राजा तोमर को क्या किए थे, ये पराजित किए थे। हुड़ों का जो युद्ध है बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद है तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था। तो वो करवाया गया था राजा राज फर्स्ट के द्वारा। क्या करवाया गया था दोस्तों? तो ये करवाया गया था, ये क्या करवाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, एक बार बृहदेश्वर मंदिर का जो है थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका स्थित है और ये बनवाया गया था राजा राज फर्स्ट के द्वारा। देख लेते हैं इसका बॉक्स एक बार देख लेते हैं। इसमें बोला गया बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। कहाँ पे दोस्तों? बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। और किस जिले में है? तंजौर जिले में है। इसमें स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से
1003 से 1010 ईसा के बीच चोल शासक राजा राज प्रथम, कौन सा शासक है ये? चोल शासक है, राजा राज प्रथम ने करवाया था। इसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। देखिए दो नाम है इसका, राजराजेश्वर मंदिर बोलिए या फिर बृहदेश्वर मंदिर बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली है, इसी शैली में इसका निर्माण किया गया है। हो गया डिटेल। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो ये है दोस्तों भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख जो है उसमें विधवा दहन देख रहे हैं, विधवा दहन का जो है उल्लेख मिलता है, विधवा दहन का। अगला देख लेते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो वो किए थे कण्व या फिर कण्वा वंश। कण्व या कण्वा वंश जो है शुंग वंश के बाद अपना जो है शासन यहाँ पर किए थे, राज किए थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन 125 नंबर का क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, खारवेल के राजा का नाम जुड़ा है, वो कहाँ से जुड़ा है दोस्तों? हाथी गुफा लेख के साथ। हाथी गुफा लेख के साथ किसका नाम जुड़ा गया है, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाथी गुफा लेख के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो वो जुड़ा है दोस्तों खारवेल के राजा का नाम, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 26 नंबर का है, किस गुप्त शासन ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की है? तो ये किए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय किए हैं। द्वितीय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, ये क्या किए थे दोस्तों? बड़े भाई की हत्या कर राज्य का शासन अपना ले लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 126 नंबर का क्वेश्चन। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और उसके बाद जो भी वीडियो आता रहेगा वो आपको मिलता रहेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद ये जो कम्युनिटी बॉक्स है वहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा करके एक क्वेश्चन करके हम उसमें डालते रहते हैं, आप वहाँ पे पोल करते रहिएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।